बिज़नेस क्लास के अंदर जो है आपको पूरा एक मेन्यू मिलता है खाने के लिए, तो आप चूज़ कर सकते हो कि क्या खाना है आपको। फाइनली जो है मेरी फ़्लाइट लैंड कर चुकी है और सुबह के 7 बज चुके हैं, आप देख सकते हो। और जो केप टाउन के पैसेंजर हैं उनके लिए सिर्फ 35 मिनट का जो है ले ओवर है, इसीलिए उन सबको यहाँ पर खड़ा कर दिया है। शायद जो है ये अलग से वैन लेकर जाएंगे। आज तक ज़िंदगी में कभी भी भाई भाग के प्लेन नहीं पकड़ी और आपको मैं दिखाता हूँ, देखो सब लोग भाग रहे हैं केप टाउन केप टाउन। आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप अफ्रीका के अंदर हो, मतलब 1% भी नहीं। एवरीथिंग इज़ वेल ऑर्गेनाइज, मतलब कि क्या आपको मैं बताऊं, देख सकते हो आपके सामने आपको पार्किंग के लिए अच्छी स्पेस मिलेगी, पेड़ पौधे आपको मिलेंगे और इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा, सुंदर सुंदर मार्केट, फ्लावर मार्केट और सब चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज। कि आज के दिन आप घर देखोगे तो आपको अलग अलग कलर में दिखेगा, एक एक सिंगल घर जो है आपको यहाँ पर आप देख सकते हो। इस साइड भी नॉर्मल स्क्वायर आप कहीं पर भी जाओगे इस सिटी के अंदर, केप टाउन के अंदर, आपको इस तरह के दिखेंगे। बहुत सुंदर सुंदर आपको कैफ़ेज दिख जाएंगे, बहुत सारी टूरिस्टिक बसेस जो है आपको यहाँ पर घूमती दिखाई देगी। पहली बार आप एक एज ए टूरिस्ट आओगे इस कंट्री के अंदर, आपको ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट करेगा। आपको ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, इतने सुंदर सुंदर कैफ़ेज़ दिखाई दे रहे हैं, तो इनके अंदर जो खाना खाते हुए वो लोग मिलेंगे वो तो वाइट मिलेंगे, लेकिन जो यहाँ पर काम करते आपको लोग दिखाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड का या फिर अंदर जो काम कर रहे हैं या फिर वेटर का कोई काम कर रहा है, तो वो सारे के सारे लोग जो है आपको ब्लैक अफ्रीकन ही दिखाई देंगे। आप सभी को राम राम और एक नई सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस बार हम जा रहे हैं साउथ अफ्रीका। यहाँ से दिल्ली से मेरी फ़्लाइट है बॉम्बे, बॉम्बे से इथोपिया, इथोपिया से केप टाउन, और बहुत ही एक अच्छी नई सीरीज़ आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो मेरी फ़्लाइट टिकट है वो दिल्ली से बॉम्बे बड़ी मुश्किल से बुक हुई है। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा ही होगा कि इंडिगो का जो है क्राइसिस चल रहा है, तो कोई भी फ़्लाइट नहीं मिल रही थी, इसीलिए मेरे को बिज़नेस क्लास जो है दिल्ली से बॉम्बे बुक करवानी पड़ी। क्योंकि मैंने पहले 2 फ़्लाइट बुक करवा रखी थी दिल्ली से बॉम्बे, वो कैंसिल हो गई, और तीसरी फ़्लाइट बड़ी मुश्किल से मुझे बिज़नेस क्लास मिली है और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था मेरे पास। क्योंकि ये फ़्लाइट अगर मैं बॉम्बे नहीं पहुंच पाता तो मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट भी छूट जाती। वो फ़्लाइट है बॉम्बे से इथोपिया, एडिस अबाबा, एडिस अबाबा से केप टाउन। तो चलिए आज की वीडियो में आपको एयर इंडिया का जो है बिज़नेस क्लास आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर बैठा था और यहाँ से अभी कोशिश करते हैं एयर इंडिया का जो लॉन्ज है वो एक्सेस करके देखते हैं क्या कुछ रहता है लॉन्ज के अंदर। पहली बार मैं लाइफ में कोई बिज़नेस क्लास फ़्लाइट लेने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च किया है। पैसा लगभग ये मान लो मैंने 50 से 55 हज़ार इंडियन रुपए जो है सिर्फ दिल्ली से बॉम्बे की फ़्लाइट बुक करवाई है। मुझे नहीं लगता कि इतनी महंगी फ़्लाइट मैंने आज तक इंटरनेशनल भी ली होगी। तो आपको सीरीज़ दिखानी थी, आपके लिए जो है मेहनत करनी है और आपको दिखाने के लिए जो है सब कुछ इतना कुछ कर रहे हैं। तो चलिए ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अब मिलते हैं एयर इंडिया के लॉन्च के अंदर और पूरी सीरीज़ जो है आपको अच्छे से एक्सप्लोर करवाएंगे। थोड़ा बहुत खाना पीना करके एयर इंडिया के लाउंज के अंदर अभी चलते हैं अपने गेट नंबर के ऊपर। गेट नंबर जो है मेरा थोड़ा सा चेंज हो गया है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। पहले 37B था, अभी 37A हो गया है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको एयर इंडिया का जो बिज़नेस क्लास दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं देखा है और पता नहीं एक डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए जो है वो कितना बढ़िया होगा। मुझे नहीं लगता कि सोने वाली आपको सीट मिलेगी, लेकिन कोशिश मैं करूँगा पूरा अच्छे से जो है आपको पूरा बिज़नेस क्लास दिखा पाऊँ। बिजनेस क्लास की जो है बोर्डिंग पहले स्टार्ट हो जाती है, तो पहली बार जो है पहले जल्दी जाने का मौका मिल रहा है। बेसिकली मैं हमेशा बिल्कुल एंड में जाता हूँ क्योंकि आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है प्लेन के अंदर, लेकिन सबसे पहले जाएंगे अभी बिज़नेस क्लास का। कुछ तो फ़ायदा उठाएंगे यार। बिज़नेस क्लास के अंदर जो है आपको पूरा एक मेन्यू मिलता है खाने के लिए, तो आप चूज़ कर सकते हो कि क्या खाना है आपको। तो आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। पीने के लिए ड्रिंक्स जो है जूसेस, डाइट कोक, स्टिल वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, और यहाँ पर टी भी मिल जाएगी। और मेन मील के अंदर आपको मेन कोर्स में अलग अलग टाइप की डिशेस मिल जाएगी और डेज़र्ट भी मिलता है। तो ये जो है फ़ायदा मिलता है आपको बिज़नेस क्लास का, और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और लेग रूम जो है आपको काफ़ी मिल जाता है, थोड़ी देर में
रिक्लाइन करेंगे सीट को तो फिर आपको मैं दिखाऊंगा अच्छे से। अभी तो फ़्लाइट खड़ी है, उड़ी नहीं है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी जो है हम एयरपोर्ट के ऊपर ही है, सामने आप देख सकते हो। थोड़ी देर में उड़ेगी तब जो है मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। फाइनली जो है अपना खाना आ चुका है, देख सकते हो आप। मैंने मंगाया मलाई कोफ्ता, राइस और उसके साथ मिक्स वेज, और साथ में आपको सैलड मिल जाएगा और गुलाब जामुन, जो कि मैंने ऑर्डर नहीं किया था फिर भी इन्होंने दे दिया है। और ड्रिंक्स कोई भी आपको मेन्यू दिखाया था उसमें से आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने पानी पीने का ही सोचा। फूड ट्रे यहाँ पर साइड में होती है, जो कैबिन क्रू है वो आता है, वो निकालता है इस ट्रे को भी, और फिर ये वाइट क्लॉथ ऊपर लगाता है। एकदम लग्जरी फीलिंग आपको मिलती है। सच में कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि आपको सीट रिक्लाइन करनी है तो वो भी जो है आपके लिए कैबिन क्रू खुद कर देंगे। देखो यहाँ पर बटन दिए हुए हैं, तो आपको अगर बेड बनाना है तो आप बेड भी बना सकते हो। तो पहले जो है खाना खा लेते हैं, फिर जो है आराम से रेस्ट करेंगे। फाइनली मैं मुंबई पहुंच गया हूं, अपना बैग वगैरह ले लिया है। उम्मीद नहीं थी कि मुझे कि मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा, क्योंकि 2 या 3 फ़्लाइट जो है मैंने बुक कराने की कोशिश की, वो बुक नहीं हुई। एक फ़्लाइट जो है कैंसिल हो गई। फाइनली मुझे बिज़नेस क्लास के आनंद लेकर जो है मुंबई पहुंचना पड़ा। उम्मीद करता हूं कि आपने भी जो है बिज़नेस क्लास एंजॉय किया। ज़्यादा मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना प्राइवेसी नहीं होती है, मतलब जो मेरे साथ बंदा बैठा है वो भी वीडियो में आता है, तो इसलिए मैंने कोशिश यही की कि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड ना करूं। जितना हो सकता था मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। अभी आप चलते हैं अपनी इथोपियन एयरलाइन के काउंटर के ऊपर, चेक इन करते हैं। अभी रात के जो है 12 बज चुके हैं और मेरी जो फ़्लाइट है वो 4:05 पर निकलेगी। पहले अपना फ़्लाइट का जो है स्केड्यूल वगैरह चेक कर लेते हैं, कौन से काउंटर से जो है अपने को बोर्डिंग पास वगैरह लेना पड़ेगा। लेकिन भीड़ आप देख सकते हैं मुंबई के एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी। दिल्ली के एयरपोर्ट से भी आपको ज़्यादा भीड़ यहाँ पर दिखाई देगी। चलिए अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और फिर जो है अपनी 2 और फ़्लाइट 12.5 घंटे की जर्नी जो है कर आप केप टाउन पहुँचेंगे। वीज़ा वगैरह सब कुछ है मेरे पास। होटल बुकिंग की मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के पास वहाँ पर रुकूँगा। तो देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, कोई हरासमेंट अपने को सहन करनी पड़ती है या नहीं पड़ती है, सब कुछ आपको बताएंगे वीडियो के अंदर। सब इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में दी जाएगी। सामने आप देख सकते हो इथोपियन एयरलाइंस का काउंटर है, लेकिन भीड़ आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है आपको दिखाई देगी। बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है, देखो बाहर तक जो है। अब देखो आधा 1 घंटा तो आराम से लग जाएगा, लेकिन अपने पास टाइम ही टाइम है क्योंकि 4:05 पे जो है अपनी फ़्लाइट निकलेगी एडिस अबाबा, इथोपिया की कैपिटल की तरफ, और वहाँ से जो है अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट होगी। ये जो फ़्लाइट है लगभग 6.5 घंटे की होने वाली है। तो जल्दी से लाइन में लगते हैं और फिर जो है बताते हैं आपको क्या कुछ रहता है। इस साइड जो है श्रीलंकन एयरलाइंस है और इथोपियन एयरलाइंस के सिर्फ 2 या 3 काउंटर है, इसीलिए जो है आपको इतनी सारी भीड़ दिखेगी। लेकिन जो मुंबई का एयरपोर्ट है ना वो मेरे को बड़ा पसंद आता है। जो ऊपर का डिज़ाइन है ना मुंबई एयरपोर्ट का, और क्रिसमस की जो थीम है इन्होंने काफ़ी सुंदर जो है डेकोरेट कर रखी है, आप सामने देख सकते हो। लाइटिंग वगैरह जो है काफ़ी मज़ेदार लग रही है। लेकिन इस साइड कोई भी भीड़ नहीं है, देखो कतर एयरवेज़ में। लेकिन इथोपियन एयरवेज़ की तरफ मैं कैमरा घुमाता हूँ तो टोटली पैक मिलेगा आपको सब कुछ। सामने आप देख सकते हो ये है ड्यूटी फ्री, तो इसका मतलब जो है अपनी सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ क्लियर हो गई है, इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया है। और सामने जो है मैं आपको थोड़ा सा मेरा फ़्लाइट दिखा देता हूँ। 4:05 72 नंबर गेट एडिस अबाबा। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, सही बताऊं एक सिंगल क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा। सिर्फ और मेरा वीज़ा देखा, ना तो मेरे से होटल बुकिंग मांगी, सिर्फ और सिर्फ वीज़ा देखा। इमिग्रेशन ऑफिस को ये भी नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका जो है ई वीज़ा दे रहा है। तो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस रही। रिटर्न टिकट आपसे ज़रूर मांगते हैं, मैंने रिटर्न टिकट जो है वो डमी करवा रखी थी, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। डमी चल जाएगी, लेकिन डमी ऐसी करवाना जिसमें आपको थोड़ा बहुत पैसा पे करना पड़े। कोई ऐसी टिकट मत करवाना। और कोशिश ये किया करो, जैसे मैं इथोपियन एयरलाइन से फ़्लाई कर रहा हूँ तो वापसी की जो डमी टिकट है ना वो इथोपियन एयरलाइंस की मत किया करो आप, क्योंकि इथोपियन एयरलाइंस जो है वो स्टाफ जो है वो चेक कर सकता है आपकी डमी टिकट। मैंने जो है कतर एयरवेज़ की करवा ली थी वापसी की टिकट, तो वो चेक नहीं कर पाते हैं। बस अगर आपके पास रेफरेंस नंबर हो तो उससे भी काम चल जाता है। अगर इथोपियन एयरलाइन की आप वापसी की टिकट, सेम एयरलाइन की आप वापसी की टिकट करवा लोगे तो क्या होता है कि आपसे जो है वो मांगते हैं कि टिकट नंबर दो। आप टिकट नंबर आपको तभी मिलता है जब आपकी फुली पेमेंट की हो।
लेकिन नॉर्मली आपको क्या मिलता है कि डमी टिकट में आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है, जिसे कि आप क्या बोल देते हो कि कंफर्मेशन नंबर भी बोल देते हो, लेकिन वो क्या होता है, वो नहीं होता है कि टिकट नंबर नहीं होता है। टिकट नंबर आपको तभी मिलता है जब आप टोटली पे कर देते हो। चलिए फाइनली जो है एंट्री लेते हैं प्लेन के अंदर। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, देखो सुबह के 3:30 बज चुके हैं और ये देखो ये हाल है एयरलाइंस का। मुझे समझ नहीं आता कि आपको लाइन में लगकर जो है आराम से इतना खड़ा होना पड़ता है, तो फिर मेरे को समझ नहीं आता कि इतना शोर क्यों मचाते हैं कि लोग ये बोल रहे हैं कि आखिरी कॉल है इथोपियन एयरलाइंस के लिए, लेकिन आखिरी कॉल आप देख लो कितने सारे लोग जो है लाइन में खड़े हैं। हद है यार, मतलब कि कोई मैनेजमेंट नहीं है, सिर्फ अपना काम जो है एयरलाइन के लोग ख़त्म करना चाहते हैं। चाहे लोग भाड़ में जाए, लोग चाहे धक्के खाए, लोगों को खड़ा रहने पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आखिरी में बैठा था, बिल्कुल मैडम मुझे बोल रहे नहीं नहीं सर जल्दी चलो जल्दी चलो, सब लोग बोर्ड कर गए हैं और यहाँ पर बोर्डिंग देखो आप, ये हाल है। फाइनली जो है मेरी फ़्लाइट लैंड कर चुकी है और सुबह के 7 बज चुके हैं, आप देख सकते हो। और जो केप टाउन के पैसेंजर है उनके लिए सिर्फ 35 मिनट का जो है लेओवर है, इसीलिए उन सबको यहाँ पर खड़ा कर दिया है। शायद जो है ये अलग से वैन लेकर जाएंगे हमें, या फिर वो अलग से बस लेकर जाएंगे। लेकिन एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर है, सामने आप देख सकते हो सुबह सुबह सनराइज़ हुआ है, बहुत ही क्लियर साफ वेदर आप देख सकते हो। सामने नीला आसमान आपको देखने को मिलेगा और सामने आपको बोइंग 787 दिखेगा ड्रीम लाइनर, जो कि आपको पता ही है जो दिल्ली जो एयर इंडिया का फ़्लाइट जो है क्रैश कर गया था, वो वही सेम एयरक्राफ्ट है ये। और एयरपोर्ट के इथोपियन एयरलाइन होने के बावजूद जो है हमें इथोपिया के अंदर भी ब्रिज नहीं मिला है, ऐसे जो है स्टेयर के ऊपर से हमें उतरना पड़ रहा है और इस स्पेशल गाड़ी के अंदर हमें लेकर जाएंगे। क्या मज़ा है, चलिए देखते हैं, एंजॉय करते हैं। मुझे लगा भाई क्या हुआ, लेके नहीं जा रहे हैं? No, it's for our BTS behind the scene. भाई ये आपके लिए नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो बिजनेस क्लास के कुछ पैसेंजर है शायद उनके लिए है, और ये भाई बैठ गए, उन्हें लगा कि इनके लिए है। आज तक जिंदगी में कभी भी भाई भाग के प्लेन नहीं पकड़ी है, और आपको मैं दिखाता हूँ, देखो सब लोग भाग रहे हैं केप टाउन केप टाउन। देखिए देखिए, चलिए फाइनली जो है शायद हमारी एंट्री हो जाएगी। ये देख सकते हो, सिक्योरिटी चेक भी करवानी है अभी तो। केप टाउन केप टाउन केप टाउन केप टाउन केप टाउन। चलिए फाइनली जो है ब्रिज के अंदर एंटर हो गए हैं। अभी तो प्लेन नहीं छूटेगी। ज़िंदगी में जो है इतना भागकर आज तक कभी भी प्लेन नहीं पकड़ी है। सिक्योरिटी के अंदर जल्दी से उन्होंने सब कुछ क्लियर करवा दिया, सबसे आगे हमें लगा दिया। लगभग 1 किलोमीटर भागा हूँ, सांस चढ़ गया। चलिए अंदर चलते हैं, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। सबसे पहले मैं टॉयलेट के अंदर ही आया हूँ, अभी तक मेरी सीट पे भी नहीं गया हूँ क्योंकि रास्ते में 1 सेकंड का टाइम नहीं मिला और बहुत ज़ोर से टॉयलेट आ रही थी और बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आप आंखें देख सकते हो। और अभी भी 6.5 घंटे की फ़्लाइट और लेनी है। पहले 2.5 घंटे की दिल्ली से बॉम्बे, और पहले घर से 6 घंटे दिल्ली, और फिर दिल्ली से बॉम्बे 2.5 घंटे, फिर 5.5 घंटे इथोपिया की बॉम्बे से, और यहाँ से 6.5 घंटे केप टाउन की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो जितना आसान आप सोचते हो उतना आसान है भी नहीं ट्रेवलिंग। फाइनली लगभग 2-3 दिनों के बाद केप टाउन शहर के अंदर मैं निकल गया हूँ। एयरपोर्ट से निकलते ही मैं मेरे दोस्त के पास चला गया था और वहाँ पर मेरा गला वगैरह काफ़ी ख़राब हो गया, तो मैंने कुछ दिन रेस्ट किया। बस थोड़ा बहुत शहर के अंदर निकला, बहुत सारी चीज़ें जो है शहर के बारे में जानने की कोशिश की।
आज जो है आप बाहर निकल गए हैं और आपको पूरा जो केप टाउन सिटी है या फिर साउथ अफ्रीका का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो शहर या फिर ये जो कंट्री है ना, इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखने में इसके अंदर आपको सब बहुत अच्छा दिखेगा, सब चीज़ें बहुत ही नाइसली चलती हुई दिखाई देगी, आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, आप सामने देख सकते हो, बहुत ही सुंदर पुराना न्यू सब टाइप का यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिख जाएगा। लेकिन जो दिखता है वो इस शहर की सच्चाई नहीं है। इस शहर की सच्चाई जो है वो इन्हीं बिल्डिंग्स, इन्हीं जो लोगों के दिमाग है, लोगों का जो मन है उसके पीछे छुपी हुई है। और कोई भी जो है आपको सड़कों पे नॉर्मली इन चीज़ों के बारे में बात करता दिखाई नहीं देगा। बहुत सारी आप वीडियोस बनाएंगे, आपको सारी सच्चाई, सारी रियलिटी मैं साउथ अफ्रीका की दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज चलते हैं, आपको पहले मैं फ़र्स्ट इंप्रेशन दिखा देता हूं कि देखने में जो है ये कंट्री या सिटी, पहली बार अगर आप आते हो, पहला आपका स्टेप जो रखते हो इस शहर के अंदर, तो कैसी आपको लगेगी। ये जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल मेन स्क्वायर है, बिल्कुल सेंटर। पहले यहीं से गवर्नमेंट जो है पूरे साउथ अफ्रीका की रन की करती थी। ये जो सामने वाली आप बिल्डिंग देख रहे हो ये इनका टाउन हाउस है, जो पुराने समय की म्यूनसिपल पार्टी की बिल्डिंग या फिर जो पॉलिटिशियन या फिर जो पार्लियामेंट बिल्डिंग भी आप पुराने समय की बोल सकते हो। और कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पर आपको काफ़ी पुरानी दिख जाएगी, जैसे कि ये जो बिल्डिंग है ये 1930 के अंदर बनी थी। और ये स्क्वायर जो है आपको बहुत ही सुंदर दिखेगा। इसके आसपास जो है आपको अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट, जो वेदर है वो भी बहुत अच्छा है। मतलब सच में एक पैराडाइज आप बोल सकते हो। केप टाउन जो है वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ की लिस्ट में आती है, और कुछ लोग तो इसे दुनिया की सबसे सुंदर सिटी भी मानते हैं। उसका कारण क्या है आज आपको जानने को मिल जाएगा। देख सकते हो बहुत ही पुरानी पुरानी बिल्डिंग, और अगर आप सामने देखोगे तो लगेगा कि आप न्यूयॉर्क के अंदर आ गए हो। लेकिन इधर मैं कैमरा घुमाऊंगा, पुराने स्टाइल की जो बिल्डिंग दिखाऊंगा, तब आपको लगेगा कि आप ब्रिटिशर कॉलोनाइजेशन वाले एरिया के अंदर आ गए हो। और इस साइड में आपको दिखाऊंगा तो थोड़ा बहुत जो है आपको वाइब जो है ना वो मुस्लिम की भी यहाँ पर आएगी, क्योंकि बहुत ही अलग अलग टाइप के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, बहुत ही अलग अलग एथनिसिटी के, दुनिया के हर कोने से जो है केप टाउन सिटी के अंदर आपको लोग मिल जाएंगे। हर अफ्रीकन कंट्री का बंदा जो है आपको इस शहर के अंदर दिखेगा, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मतलब चाइनीज़, जो कंट्री आप सोचते हो सब कंट्री, यहाँ तक कि अरबिक कंट्री जो है, ओमान, लेबनीज़, जॉर्डन, सब कंट्री के लोग मुझे सिर्फ पिछले 2-3 दिनों में मिल चुके हैं। तो चलिए इस शहर को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस शहर की सच में रियलिटी क्या है। इसी स्क्वायर के बिल्कुल पास में आपको कुछ पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट दिखेगी, जहाँ पर कुछ अफ्रीकन स्टाइल की मार्केट लगी हुई है। तो आप यहाँ पर आकर थोड़ी सी फील ले सकते हो केप टाउन सिटी के अंदर की, जहाँ पर आपको लगेगा थोड़ा बहुत कि आप अफ्रीका के अंदर हो। वैसे बिल्कुल भी आपको यहाँ पर लगता ही नहीं है कि आप अफ्रीका के अंदर हो। टोटली अमेरिकन, यूरोपियन स्टाइल का जो है कल्चर यहाँ पर फॉलो किया जाता है। यहाँ तक कि आप फैशन देखोगे लोगों का, वो भी आपको यहीं के स्टाइल का, यूरोपियन स्टाइल या फिर अमेरिकन स्टाइल आपको ज़्यादा दिखेगा। और ये जो सामने आप मार्केट देख रहे हो ये जो है इनकी अफ्रीकन स्टाइल में आपको मार्केट दिख जाएगी। थोड़ी सी ये मैं दिखा देता हूँ, लेकिन आप बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चीज़ देखोगे आपको सारी चीज़ें जो है वेल प्लान्ड दिखेगी। हर जगह आपको फुटपाथ दिखेंगे, हर जगह जो है आपको वेल ऑर्गेनाइज चीज़ें चलती हुई दिखाई देगी। तो चलिए थोड़ा सा आपको मैं ये मार्केट दिखा देता हूँ। जैसे बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ में आपको मैंने मार्केट्स वगैरह दिखाई है, तो वैसी ही यहाँ पर आपको दिखेगी। बहुत दिनों के बाद जो है, लगभग 1-1.5 साल के बाद मैं फिर से अफ्रीका आया हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी और थोड़ी बहुत आपको क्रिसमस की डेकोरेशन भी दिख जाएगी, क्योंकि थोड़े ही दिनों में क्रिसमस आने वाला है। चलिए थोड़ी बहुत एक आधी आपको मैं मेन स्ट्रीट भी दिखा देता हूँ कि मेन स्ट्रीट जो है यहाँ की कैसी दिखती है। आप देखो, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप अफ्रीका के अंदर हो, मतलब 1% भी नहीं। एवरीथिंग इज़ वेल ऑर्गेनाइज, मतलब कि क्या आपको मैं बताऊं, देख सकते हो आपके सामने आपको पार्किंग के लिए अच्छी स्पेस मिलेगी, पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, और इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग, आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा, सुंदर सुंदर मार्केट, फ्लावर मार्केट, और सब चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज। देखिए आप, बिल्कुल आपके सामने दिखाई देगी आपको। फुटपाथ के लिए अलग जगह है, साइकिलिंग के लिए अलग जगह है। अनबिलीवेबल। देखो आप एक बारी, ये जो एरिया है इसे CBD एरिया बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल शहर का सेंटर है। ये मेन सेंटर है बिल्कुल केप टाउन के बीचों बीच अभी मैं खड़ा हूँ।
और ऐसा कुछ जो है केप टाउन दिखता है यहाँ से। सामने आप देख सकते हो, आपको दिखेगी ओल्ड बिस्किट मिल। आज के दिन ये बंद हो गई है। 1898 में बनी थी और 1946 तक चली थी, लेकिन आज के दिन जो है यहाँ पर अलग अलग देश के लोग जो माइग्रेंट्स यहाँ पर रहते हैं वो अपनी मार्केट लगाते हैं। सिर्फ और सिर्फ सैटरडे को लगती है वो मार्केट। तो मैं आपको दिखाना चाहता था कि केप टाउन के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ही अलग अलग देश के लोग, बहुत ही अलग अलग कोने से अफ्रीका के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको डाइवर्सिटी अगर केप टाउन की दिखानी है तो यहाँ पर आपको अच्छे से दिख जाएगी। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको पूरी मार्केट जो है फूड की वो मैं अच्छे से दिखाता हूँ। बाकी मार्केट तो मैं नहीं दिखाऊंगा, कपड़े वगैरह की जो है, जो फूड की मार्केट है ना वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आपको इसके अंदर हर टाइप का खाना मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको कपड़े वगैरह की मार्केट दिखेगी पहले, और सामने अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ दिखेगा द ओल्ड बिस्किट मील। तो चलिए अंदर चलते हैं मार्केट के और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जो है मार्केट स्टार्ट होती है, आपको हर टाइप का फूड मिल जाएगा, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। ये चीज़ जो है मेरे को केप टाउन की सबसे अच्छी लगी। ये सामने आप देखोगे बहुत सारे जो लोग हैं अपना खाना पीना एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने एक बार भी बना रखा है जिसके साथ आपको म्यूज़िक भी दिखाई देगा, सामने आप देख सकते हो। चलिए अंदर चलते हैं। सामने देख सकते हो नेबरहुड्स ऑल वीकेंड, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ सैटरडे को लगती है, और अलग अलग टाइप का खाना देखना आप यहाँ पर, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी आपने सोची भी नहीं होगी। बहुत अलग अलग टाइप का, देखो गन्ने का जूस वगैरह, जो चीज़ आपको खानी है सब चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। देखो ग्रीक फूड भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, तंजानिया का अलग फूड, इस्तांबुल का अलग से फूड, सब कंट्री के फूड, जो जो इमिग्रेंट्स यहाँ पर जिन जिन कंट्रियों से लोग रहते हैं सब टाइप के आपको यहाँ पर फूड मिलेंगे। देख सकते हो बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। वैसे देखा जाए तो एक तरीके से टूरिस्टिक मार्केट है, लेकिन देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक जगह है जहाँ पर ज़्यादातर वाइट लोग जो है, रिच लोग जो जाना पसंद करते हैं, ज़्यादा रिच नहीं, एक नॉर्मल, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जहाँ पर वाइट लोग जाना पसंद करते हैं वैसा इसको प्रेजेंट किया गया है। देखो ये जो सैलेड लवर है ये बहुत अच्छा है, यहाँ से मैंने खाना खाया है तो बहुत ज़बरदस्त टेस्टी खाना था। चलिए अंदर से भी मैं आपको थोड़ी और मार्केट दिखा देता हूँ। देखो स्मोक्ड, यहाँ पर ब्लेंडेड स्मूदीज़ मिल जाएगी, वहाँ पर आपको एरिटेरियन और इथोपिया का फूड मिल जाएगा, आप सामने देख सकते हो। रोस्टी चिकन ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको बार मिल जाएगा। हर टाइप का फूड, देखो अलग अलग कंट्री के अलग अलग फूड, जो आपका दिल चाहे सब टाइप का आपको फूड मिलेगा। सामने आपको जर्मनी का भी फूड मिल जाएगा, देख सकते हो। जो भी आपको स्वीट्स खाने हैं, स्नैक खाना है, सब टाइप का फूड। चलिए गाना का खाना भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको सच में एक्सपीरियंस करना है अलग अलग कंट्री का फूड, अफ्रीकन कंट्री का बेसिकली, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। ये देख सकते हो मैक्सिकन फूड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये कोंगलीज फूड, आपको कोंगो का फूड भी यहाँ पर मिल जाएगा। ये सब लोग जो है यहाँ पर इमिग्रेंट्स है, केप टाउन के अंदर रहते हैं, यहाँ पर अपना काम वगैरह करते हैं, तो सैटरडे को ये अपनी मार्केट भी लगा देते हैं। ये देख सकते हो ये केप टाउन का खुद का लोकल फूड भी यहाँ पर मिल जाएगा। सी फूड वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसे बैठने के टेबल लगे हुए हैं, यहाँ पर आप आराम से बैठकर अपना ही खाना पीना इंजॉय भी कर सकते हो। ये देख सकते हो स्वीट्स आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर आपको लॉबस्टर और सामने कोरियन किचन भी आपको दिखाई देगी। देख लो इतनी वैरायटी और इतनी डाइवर्सिटी जो है आपको केप टाउन के अंदर दिखेगी। मैंने सोचा नहीं था कि केप टाउन आने से पहले कि इतने अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पर और इतनी अलग अलग कंट्री का फूड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखो ये मलाया फूड लिखा हुआ है यहाँ पर। मलाया ये जो लोग हैं जो मलेशिया से यहाँ पर आए के 200-300 साल पहले बस गए थे, तो उनका अलग से फूड और उनकी अलग से लैंग्वेज बन चुकी है, जो कि इन्हें कलर्ड लोग भी बोल देते हैं यहाँ पर केप टाउन के अंदर। ये देखो गोल्डन चिरोस, ये देखो फ्रांस के क्रैप्स भी अगर आपको खाने हैं तो फ्रेंच फूड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये है डाइवर्सिटी है। बीच में भी देखो आपको अलग अलग आइटम मिल जाएगी। बहुत ही सुंदर तरीके से जो है प्रेजेंट किया गया है, बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा खाना आपको यहाँ पर मिलेगा। और एक छोटी सी वेजिटेबल मार्केट भी मिल जाएगी यहाँ पर। देख सकते हो बहुत सारे मुस्लिम लोग भी जो है केप टाउन के अंदर रहते हैं, मतलब अरेबिक लोग जो है, लेबनीज़ हो गए या फिर टर्किश हो गए, सीरियन हो गए, उन कंट्रियों से भी काफ़ी लोग जो है आपको इस कंट्री के अंदर दिखाई देंगे। देखो अलग अलग टाइप की मशरूम खाना, अगर आपको सच में एक्सपीरियंस करना है तो आपको केप टाउन में आना चाहिए। आपको हर टाइप का खाना, जो चीज़ आप सोच सकते हो सब चीज़ें जो है इस केप टाउन सिटी के अंदर आपको मिलेगी। तो ये थी मार्केट
और बाहर जो है बार के सामने म्यूज़िक के साथ जो है इन्होंने बैठने की जगह बना रखी है। देखो ये मार्केट सैटरडे को इसलिए लगती है क्योंकि फ्राइडे को जो है ना सब लोग पार्टी वगैरह करने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सुबह तक पार्टी करते हैं, जो हैंगओवर होता है फिर ब्रेकफास्ट जो है लोग यहाँ पर आकर करना पसंद करते हैं। अभी केप टाउन सिटी के मैं एक डिस्ट्रिक्ट 6 के अंदर आ गया हूँ, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सिटी जो है वो कितनी वेल प्लान्ड और सब चीज़ें बिजनेस वगैरह कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड है और कितने साफ़ सुथरे, और ग्रीनरी बिल्कुल सिटी के आपको बीचों बीच दिखाई देगी। हर जगह आपको गाड़ियों के लिए पार्किंग मिल जाएगी। स्ट्रीट्स में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देख सकते हो ऐसी पुरानी पुरानी ओल्ड बिल्डिंग्स आपको दिखाई देगी, पतली पतली स्ट्रीट्स, और बहुत ही सुंदर सब कुछ जो है आपको इस शहर के अंदर सुंदर दिखेगा। ये सामने जो आप देख रहे हो इनका वेल नोन पूरे केप टाउन का सबसे फेमस स्ट्रिप क्लब है। यहाँ पर आदमी लोग जाते हैं, ऐसे लड़कियाँ वगैरह डांस करती है, और बहुत ज़्यादा फेमस है ये प्लेस। हर बंदा जो है इस जगह के बारे में जानता है जो भी केप टाउन के अंदर रहता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी फील ही नहीं होगा कि ये अफ्रीका है, मतलब 1% भी नहीं। यहाँ की आप लोकल बसेस देखोगे वेल ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल आपको बसेस यहाँ पर दिखेगी, गाड़ियाँ वगैरह सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेगी। हर चीज़ जो है इस सिटी के अंदर आपको मिल सकती है, जो चीज़ आप इमेजिन कर सकते हो वो हर एक सिंगल चीज़ जो है आपको इस शहर के अंदर दिखाई देगी। सामने आप देख सकते हो कितने अलग अलग टाइप के आपको फ्लावर्स दिखाई देंगे, और ऐसा नहीं है कि ये गार्डन जो है शहर से काफ़ी बाहर है, बिल्कुल सिटी के सेंटर के बीचों बीच हूँ मैं। आप सामने बिल्डिंग्स वगैरह देख सकते हो, और ऐसा नेचर आपको शहर के बिल्कुल सेंटर में, जो कि इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है सच में, तो ये है साउथ अफ्रीका। इस साइड से मैं आपको गार्डन्स दिखाता हूँ। देखो इस शहर के अंदर गोरे लोग क्यों रहना पसंद करते हैं उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको सब टाइप के फ्रूट्स, मतलब जितना इस देश की लैंड आपको वापस देती है उतना तो ह्यूमंस इस देश को दे भी नहीं रहे हैं। देख सकते हो सामने जितनी भी आप ये ट्रीज़ देख रहे हो सारे के सारे जो है वो ग्रेप्स के ट्री है। ये ऐसे पानी बहता हुआ आपको दिखाई देगा इस शहर के बिल्कुल पब्लिक पार्क्स है, ये पब्लिक गार्डन बोल देते हैं यहाँ पर, ये पार्क्स है यहाँ के। देख सकते हो अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स यहाँ पर आपको दिखाई देगी, देख सकते हो बिल्कुल आपके सामने हैं। मतलब यहाँ से आप ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो, कोई भी मतलब लोकल बंदा आकर आपको नेचुरल 100% नेचुरल सब्जियाँ जो है एक ऐसी शहर के अंदर मिल रही है जो वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है साउथ अफ्रीका। यहाँ पर आपको हर जगह एवोकाडो के ट्री दिखेंगे, ग्रेप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, हर जो चीज़ चाहिए आपको सब चीज़ें जो है बिल्कुल शहर के अंदर लोगों के घरों में आम मिलती है यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा आगे मैं आपको गार्डन में लेकर चलता हूँ, वहाँ से भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि कितना ग्रीन और कितनी प्योर हवा यहाँ की इस गार्डन की आपको दिखाई देगी। नॉर्मल स्क्वायर आप कहीं पर भी जाओगे इस सिटी के अंदर, केप टाउन के अंदर, आपको इस तरह के दिखेंगे। बहुत सुंदर सुंदर आपको कैफ़ेज़ दिख जाएंगे, बहुत सारी टूरिस्टिक बसेस जो है आपको यहाँ पर घूमती दिखाई देगी। पहली बार आप एक एज ए टूरिस्ट आओगे इस कंट्री के अंदर, आपको ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट करेगी। आपको लगेगा कि एवरीथिंग जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ प्रॉपर है यहाँ पर, सब चीज़ें, मतलब यहाँ तक कि सब लोग अच्छे से रूल फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं पेडिस्ट्रियन की। गाड़ियाँ रुक जाती है अगर आप रोड क्रॉस वगैरह करते हो, हर चीज़ परफेक्ट दिखेगी। आप देख सकते हो अपार्टमेंट्स वगैरह जो यहाँ पर बिज़नेस चल रहे हैं, सामने की बिल्डिंग्स वगैरह देखोगे तो सब चीज़ प्रॉपर आपको दिखाई देती है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से याद करवाना चाहता हूँ कि जो ये एरिया जितना भी मैं आपको केप टाउन का दिखा रहा हूँ ये वाइट लोगों के लिए हुआ करता था, और यहाँ पर और कम्युनिटी के, कलर्ड, ब्लैक या कोई भी और कम्युनिटी के जो लोग थे, यहाँ तक कि जो डच ब्रिटिशर से पहले जो यहाँ पर राज करते थे डच, उनको भी सेकंड प्रेफरेंस मिलती थी। सबसे ऊपर ब्रिटिशर्स, फिर अफ्रीकान्स जो डच ब्रिटिशर से पहले यहाँ पर राज किया करते थे। तो ऐसा कुछ एरिया दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर है। आज के दिन चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही है, लेकिन
आपको नेक्स्ट वीडियोस वगैरह में मैं बताऊंगा कि आज के दिन प्रॉब्लम क्या है। आपको चर्चिज़ दिखाई देंगे सामने, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको मस्जिद भी सामने दिखाई देगी। तो सब धर्मों के लोगों को यहाँ पर आज के दिन इक्वलिटी दी जा रही है। लेकिन आज भी अगर आप सेटअप देखोगे इनकी सोसाइटी का, सेटअप बेस्ड जो है वो चेंज हो गया है। पहले कलर के बेसिस पे होता था, अगर आप ब्रिटिशर हो या फिर आप वाइट स्किन के लोग हो तो आपको इसमें लिबर्टी मिलती थी यहाँ पर। लेकिन आज के दिन लिबर्टी या फिर उसी बंदे की यहाँ पर चलती है जिसके पास पैसा हो। अब डिपेंड नहीं करता है कि आप ब्लैक हो या फिर वाइट हो, जिसके पास पैसा है उसके लिए केप टाउन सिटी बहुत ही अच्छी है। लेकिन इस सिटी के अंदर जो है आपको बहुत सारे होमलेस लोग दिखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अभी इस साइड चलते हैं ऊपर की तरफ, ये गार्डन्स का एरिया बोल देते हैं। यहाँ पर और भी आपको कैफ़ेज़ वगैरह है। मैं लाइव दिखाना चाहता हूँ कि आज के दिन अगर नॉर्मली अगर कोई बंदा केप टाउन के अंदर आता है तो वहाँ पर लाइफ कैसी चलती है। बहुत ही एक्सपेंसिव कारें आपको जो है रोड पर नॉर्मली घूमती हुई दिखाई देगी। यही चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि सामने आप देख सकते हो आपको अलग अलग कलर में कितने सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। हाँ, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि हाँ, सब चीज़ें जितनी भी आपको केप टाउन के सेंटर में दिखेगी सब कुछ प्रॉपर बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलरफुल आपको दिखाई देगी। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ऊपर की जो रियलिटी है। लेकिन जो नीचे की रियलिटी है वो भी अलग है, वो चीज़ भी आपको सुननी चाहिए और वो चीज़ के बारे में ही आप समझोगे, तभी इन चीज़ों के बारे में आप समझ पाओगे। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ज़्यादातर चीज़ें ये रिच लोगों के लिए है, जिनके पास पैसा है। लेकिन अफ्रीका के अंदर 80% जो लोग हैं वो ब्लैक अफ्रीकन्स है। साउथ अफ्रीका के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी लाइफ आप देखोगे और जो बहुत कम है, जो कि 10-12% लोग भी नहीं हैं, उनकी लाइफ में आप फ़र्क देखोगे। आज के दिन भी 31 साल हो गए हैं इस देश को आज़ाद हुए और फिर भी आपको इतना ज़्यादा जो गैप दिखेगा वेल्थ के अंदर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस कंट्री के अंदर ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है 31 सालों के अंदर। सिर्फ इतना है कि पेपर के ऊपर यहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई है, पेपर के ऊपर जो है लोग यहाँ पर मिक्स हो गए हैं, ब्लैक और वाइट और कलर्ड पीपल। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो आज भी आपको ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, इतने सुंदर सुंदर कैफ़ेज़ दिखाई दे रहे हैं, तो इनके अंदर जो खाना खाते हुए वो लोग मिलेंगे वो तो वाइट मिलेंगे। लेकिन जो यहाँ पर काम करते आपको लोग दिखाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड का या फिर अंदर जो काम कर रहे हैं या फिर वेटर का कोई काम कर रहा है, तो वो सारे के सारे लोग जो है आपको ब्लैक अफ्रीकन ही दिखाई देंगे। तो ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। ज़्यादातर लोग खाना खाते तो वाइट दिखेंगे जिनके पास पैसा है, और बाकी जो लोग आपको सड़कों पर पैदल चलते भी दिखेंगे। आपको गोरा बंदा पैदल चलता भी केप टाउन के अंदर नहीं दिखेगा, उसके पास गाड़ी है। वो सब अपने काम जो गाड़ी वगैरह पे करता है। ये चीज़ देखकर मेरे को बड़ा दुख होता है केप टाउन के अंदर। मेरे पीछे आप देख सकते हो आपको एक बिल्डिंग दिखाई देगी जो कि टोटली आपको इंग्लिश आर्किटेक्चर के, ब्रिटिश आर्किटेक्चर के अंदर दिखाई देगी। ये जो बिल्डिंग आप पीछे देख रहे हो ये साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट बिल्डिंग है। देखो, साउथ अफ्रीका को समझने के लिए इसकी हिस्ट्री जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे कैपिटल जो है इसकी आपको प्रिटोरिया दिखेगी, लेकिन कैपिटल जो है शिफ्ट होती रहती है। 6 महीने प्रिटोरिया से चलती है और 6 महीने केप टाउन से चलती है। और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो टोटली इंग्लिश आर्किटेक्चर के अंदर, ये बिल्डिंग ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी। 1875 में ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई थी और 1885 के अंदर जो है ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी। स्पेशलिटी क्या है इस बिल्डिंग के बारे में, ये जो बिल्डिंग है इसका जितना भी स्टोन सामने आप देख रहे हो, सारे का सारा स्टोन जो है वो इंग्लैंड से यहाँ पर लाया गया है। इंग्लैंड से क्यों लाया गया उसका कारण मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से जितना भी सोना वगैरह, डायमंड्स वगैरह, जो भी रिसोर्सेज, मिनरल्स यहाँ से निकलते थे उनको इंग्लैंड लेकर जाया करते थे शिप्स के अंदर। लेकिन जब इंग्लैंड से शिप्स चला करती थी तो वो बिल्कुल खाली हुआ करती थी, और खाली होने की वजह से ओशन में उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी क्योंकि बाहर नहीं था शिप्स के अंदर। इसीलिए वो क्या करते थे, वहाँ से आयरन या फिर वहाँ से जो चीज़ें जो वो इस्तेमाल नहीं करते थे, जैसे पत्थर वगैरह हो गया, तो सब चीज़ें भर कर यहाँ पर लेकर आते थे और यहाँ से फिर मिनरल्स लेकर जाते थे। और जो भी पत्थर, आयरन वगैरह आता था वो ऐसी बिल्डिंग्स, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो है इस्तेमाल किया करते थे।
साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर पोर्तुगीज़ आए 1500s के अंदर। 1650s के आसपास यहाँ पर डच आए, उनका काफ़ी आर्किटेक्चर दिखेगा। और 1800 के अंदर यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज आ गया। तो फिर एंड जो है यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज रहा। उसके बाद जो है बहुत प्रॉब्लम्स रही। 1910 के अंदर जो है, वैसे तो आप कह सकते हो कि इनको जो है इंडिपेंडेंस मिल गई थी, लेकिन वो सिर्फ वाइट पीपल के लिए इंडिपेंडेंस थी। लोकल जो ब्लैक अफ्रीकन्स थे उनके लिए कोई इंडिपेंडेंस नहीं थी। और फिर जो है 1960 के अंदर भी जो है यहाँ पर एक बार इंडिपेंडेंस आई, पर वो भी पूरे तरीके से नहीं। इस कंट्री को अच्छे से डेमोक्रेटिकली आज़ाद हुए सिर्फ और सिर्फ 31 साल हुए हैं। 1994 के अंदर पहली बार यहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे, जिसमें कि हर एक इंसान वोट कर सकता था। उससे पहले जितने भी वोटिंग हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर, वो सारी या तो वाइट पीपल वोट कर सकते थे या फिर कलर्ड जिन्हें बोल देते हैं, जो मिक्स लोग हैं, जो ब्राउन स्किन है, मतलब कि ना तो वो डार्क है और ना ही वाइट है। तो जो बिल्कुल ब्राउन स्किन, उसके अंदर इंडियन इंक्लूडेड नहीं थे। इंडियन एक अलग से ही रेस है साउथ अफ्रीका के अंदर। और जो मिक्स कलर्ड पीपल जिन्हें बोल देते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत वोटिंग का अलाउड था। और अफ्रीकान्स किसे बोलते हैं, अफ्रीकान्स एक लैंग्वेज है साउथ अफ्रीका की, अफ्रीकान्स। जो डच लोगों का पहले यहाँ पर राज हुआ करता था ब्रिटिशर के आने से पहले, तो उन्हें अफ्रीकान्स, जो डच, वो दूसरे नंबर पे आया करते थे। सबसे पहले वाइट ब्रिटिशर जो इंग्लिश स्पीकिंग ब्रिटिशर से, दूसरे नंबर पे अफ्रीकान्स जो डच थे, और तीसरे नंबर पे आते थे यहाँ पर कलर्ड, और फिर चौथे पे ब्लैक। और इंडियंस की पोजीशन तो बहुत ही पीछे थी। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। आगे की जो वीडियोस आएगी उसके अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा। ये जो सिर्फ है फर्स्ट इंप्रेशन की वीडियो है, मैं आपको थोड़ा सा जो है आपको ओवरव्यू देना चाहता था हिस्ट्री का, ताकि आप समझ पाओ इस जगह को। इसीलिए यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के लोग दिखेंगे आज के दिन, क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी है पीपल के अंदर। क्योंकि और 1948 से लेकर 1994 तक जो है अपार्टाइड चला था यहाँ पर। अपार्टाइड मतलब कि इस कंट्री के अंदर जगह बन गई थी, जैसे इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम था ना, कि इस कास्ट के लोग इसी एरिया के अंदर रहेंगे, वो दूसरे एरिया के अंदर अलाउड नहीं थे। और दूसरे घरों में जाने से भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। जो हायर क्लास के लोग थे उनके घरों में एंटर नहीं कर सकते थे। इंडिया के अंदर सेम वही था, जो ब्लैक या कलर्ड या फिर अफ्रीकान्स थे, वो वाइट ब्रिटिशर जो इंग्लिश स्पीकिंग ब्रिटिशर थे, उनके घर जा नहीं सकते थे। और बहुत सी जगह थी शहर के अंदर, मतलब जो ये सेंटर का एरिया है सिर्फ ये वाइट लोगों के लिए था। एक ब्लैक पर्सन भी अलाउड नहीं था यहाँ पर। अगर वो आ जाता था, अगर पुलिस को अगर वाइट पर्सन फ़ोन कर देता था, उस ब्लैक को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। इतने स्ट्रिक्ट रूल हुआ करते थे 1948 से लेकर 1994 तक इस सेम एरिया के अंदर। मैं अगर उस टाइम यहाँ पर होता तो मुझे यहाँ पर खड़ा होना भी अलाउड नहीं था, मैं सीधा डायरेक्ट जेल में जाता। तो ये रियलिटी थी जो कि मैं आपको आगे की वीडियोज़ में समझाऊँगा। आज का सिर्फ जो एरिया है, आज का जो वीडियो है, वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सिटी दिखती कैसी है। सच में ये इस सिटी का सेंटर है। सामने आपको इतनी सुंदर आर्किटेक्चर दिखेगा, चारों तरफ आपको क्लीनलीनेस, बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छी चीज़ें दिखेगी। और सामने आपको दिखेगा पहाड़, बहुत ही सुंदर ग्रीन पहाड़, साफ़ सुथरी सब कुछ है इस कंट्री के अंदर। एक चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कहीं पे भी दुनिया के अंदर आपको एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल है, बहुत ही अच्छा वेदर है, बहुत ही अच्छे मिनरल रिसोर्सेज, सब चीज़ें मिलेगी, वहाँ पर आपको राज ब्रिटिशर्स का मिलेगा या फिर वाइट लोगों का आपको वहाँ पर राज मिलेगा। दुनिया में कहीं पे भी चले जाना, ये चीज़ नोटिस की है मैंने। यहाँ तक कि आप इंडिया में भी जहाँ पर अच्छे अच्छे वेदर है, जहाँ पर अच्छी अच्छी लोकेशन है, जहाँ पर ग्रीनरी है, जहाँ पर फॉरेस्ट है, जहाँ पर काम वेदर है, वहाँ पर भी आपको ब्रिटिशर्स के हाउसेस दिख जाएंगे। जैसे शिमला मनाली वगैरह आप जाते हो तो वहाँ पर आज भी आपको ब्रिटिशर हाउसेस दिख जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिशर ने रहना पूरी दुनिया में वहीं पर पसंद किया जहाँ पर अच्छा वेदर था, अच्छी लोकेशन थी, जहाँ पर अच्छा लाइफस्टाइल वो जी सकते हैं। तो ये हिस्ट्री है छोटी सी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। और ज़रूर वीडियो में आप और कुछ भी साउथ अफ्रीका के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, और सब कुछ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। मैं सिर्फ आपको इंटरटेनमेंट नहीं, नॉलेज भी चाहता हूँ कि आपको मिले, ताकि आप में से कोई भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपको सब कुछ साउथ अफ्रीका के बारे में पता चल जाए। सामने जो आप माउंटेन देख रहे हो वो मैंने आपको बताया कि ये एक टेबल माउंटेन है जो सिटी के अंदर है, बिल्कुल सिटी के बीचों बीच। और इसी
माउंटेन के एज पर जो है पूरा केप टाउन अराउंड इसी माउंटेन के एज पर बसा हुआ है। तो इसीलिए आप जितना ऐसे नीचे जाओगे तो नीचे जो है जितना आप सी के पास जाओगे उतना ही महंगा एरिया और रिच लोगों की जगह आपको दिखाई देगी। लेकिन अभी मैं आ गया हूँ एक ऐसा एरिया के अंदर जो कलर्ड लोगों का एरिया है, जहाँ पर जिन लोगों की स्किन कलर्ड है या फिर जो ब्राउन स्किन है या फिर जो लोग मिक्स है वो लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर आपको मुस्लिम दिखाई देंगे जो कलर्ड मुस्लिम हैं। तो सब चीज़ें सेपरेटेड हुआ करती थी 1994 से। जो ब्रिटिशर वाइट है वो अलग रहा करते थे, जो डच वाइट अफ्रीकान्स है वो अलग रहा करते थे, जो कलर्ड है वो अलग रहा करते थे, जो कलर्ड मुस्लिम है वो अलग रहा करते थे, और जो कलर्ड क्रिश्चियन है वो अलग, ब्लैक लोग जो थे वो अलग एरिया में रहते थे, और इंडियंस जो थे वो भी अलग एरिया में। लेकिन ये जो एरिया है ये जो कलर्ड मुस्लिम है उनका एरिया है। तो मैं आपको इसीलिए दिखाने आया हूँ क्योंकि आज के दिन आप घर देखोगे तो आपको अलग अलग कलर में दिखेगा। एक एक सिंगल घर जो है आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, इस साइड भी। लेकिन पहले के समय जो है ये घर ऐसे कलर्ड नहीं होते थे। जो भी कलर्ड लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्राउन कलर के घरों में रह सकते थे। अपने घर को जो कलर है वो ब्राउन पेंट कर सकते थे और कोई भी कलर अलाउड नहीं था। 1994 के बाद जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जब डेमोक्रेसी यहाँ पर आई, नेल्सन मंडेला जो है यहाँ के प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की और तो फिर लोगों को फ्रीडम महसूस हुई। तो लोगों ने अपने अपने घरों को अलग अलग जो है कलर में पेंट करना शुरू किया और दिखाना शुरू किया कि हमारी भी एक लाइफ है और हम भी फ्रीली रह सकते हैं। और आज के दिन आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका के जो मुस्लिम लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं। और सामने हर जगह जो आपको फ्री गाज़ा लिखा हुआ दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर एरिया है, आप देख सकते हो। आज के दिन बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टिक एरिया बन चुका है। बहुत सारे टूरिस्ट, मतलब हज़ारों की क्वांटिटी में आपको यहाँ पर चाइनीज़ टूरिस्ट भी दिख जाएंगे। आप देख सकते हो फुल ऑफ चाइनीज़ लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये जो है आज के दिन आपको बहुत ही अच्छा एरिया दिख रहा है। लेकिन एक टाइम था जब लोग यहाँ पर बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पाते थे। जो कलर्ड लोग थे उनके पास कोई राइट भी नहीं थे, यहाँ तक कि जो कलर्ड लोग थे वो वोट भी नहीं डाल सकते थे। सिर्फ एक वाइट पर्सन जो था वो ही वोट डाल सकता था। चलिए थोड़ा सा एरिया और एक्सप्लोर कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो आज के दिन सुंदरता, ये जो कलर्स आपको दिखते हैं, इनके पीछे बहुत बड़ा दुख और बहुत दर्द छिपा हुआ है। सच में आप देखोगे इन एरिया के अंदर आज के दिन बहुत ही पीसफुल एरिया, बहुत ही एक टूरिस्टिक प्लेस आपको दिखाई देती है। लेकिन हमेशा जो है ये एरिया ऐसा नहीं हुआ करता था। अभी मैंने आपको ये कलर्ड मुस्लिम एरिया दिखाया जहाँ पर आपको अलग अलग कलर के घर दिखेंगे। लेकिन यही कॉर्नर पे आप देख सकते हो फातिमा मिनी मार्केट जो है वो दिखेगी आपको। और जितनी भी मिनी मार्केट आपको केप टाउन में ज़्यादातर दिखेगी आपको वो बांग्लादेशी ओन करता हुआ दिखाई देगा। और अभी मैं बांग्लादेश से ही आया हूँ, आप सभी को पता ही है, तो काफ़ी बढ़िया दोस्ती भी हो जाती है। तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जब भी मैं इन स्टोर्स में जाता हूँ मेरी काफ़ी ज़्यादा बात हो जाती है बंदे से, क्योंकि वो बांग्लादेश से है और हम हिंदी बोल सकते हैं दोनों। तो वो भाई मुझे हमेशा यही बोलता है कि थोड़ा ध्यान रखना। मतलब अभी दोपहर के 4:30 हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सनसेट लेट होता है, लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास सनसेट होता है। तो ये बंदा मुझे अभी दोपहर के 4 बजे 4:30 बजे भी ये बोल रहा है कि इस एरिया में थोड़ा ध्यान से घूमना है। ऐसे जिस तरह आप कैमरा लेकर घूम रहे हो तो कोई भी बंदा आपका फ़ोन जो है छीन कर लेकर जा सकता है। तो आप सोच के देखो कि जो चीज़ आपको इतनी सुंदर, इतनी साफ़ सुथरी, इतनी प्रॉपर दिख रही है वो इतनी अच्छी है नहीं। यही चीज़ मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो के अंदर। अब देख सकते हो स्ट्रीट देखोगे कितना सुंदर एरिया मेरे पीछे दिखाई देता है। लेकिन जो डेंजर है यहाँ पर वो आप फील कर पाओगे। मुझे नहीं पता कि आप किस तरह वीडियो को देख रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे वो चीज़ फील होती है कि हाँ कभी भी कोई भी आकर मेरा कैमरा जो है यहाँ से लेकर जा सकता है। तो चलिए अभी जो है इस शहर के कुछ और पार्ट को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे एरिया जो है, बहुत सारी चीज़ें हैं केप टाउन के अंदर आपको दिखाने के लिए। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? गुड, थैंक यू, थैंक यू। ये सामने आप देख सकते हो, ये है ब्यूटी इस शहर की। हर जगह आपको जो है बिल्कुल शहर के बीचों बीच ऐसे गार्डन्स दिखाई देंगे जो कि लश ग्रीन हैं। आप ग्रीनरी, सामने का आसमान देखो कितना ब्लू है और सामने का ये माउंटेन, इसी माउंटेन के अराउंड जो है पूरी सिटी बसी हुई है। थोड़ा सा अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा
बिल्कुल माउंटेन के ऊपर कुछ बनाना अलाउड नहीं है, सिर्फ माउंटेन के एज के ऊपर जो है आप बिल्डिंग्स या अपने घर वगैरह बना सकते हो, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो। आप देख सकते हो उससे ऊपर आपको कोई भी घर दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर आपको ऐसे गार्डन्स दिखाई देंगे जहाँ पर इतने सुंदर सुंदर ग्रीन पौधे, बहुत सारे जानवर आपको इनके अंदर दिखाई देंगे, डक्स वगैरह। ये जो चीज़ें हैं ब्रिटिशर या फिर उनके द्वारा बनाई गई थी सिर्फ वाइट लोगों को यहाँ पर रहने के लिए। आज के दिन आपको सारी एथनिसिटी के लोग दिख जाएंगे, लेकिन जितना भी अच्छा एरिया आपको दिखेगा केप टाउन के अंदर, जो जो चीज़ें अच्छी है वही सिर्फ वाइट लोग इस्तेमाल करते दिखाई देंगे। बाकी जो एरिया है वहाँ पर आपको वाइट लोग एक सिंगल बंदा भी नहीं दिखेगा। जहाँ पर सच में आज के दिन ब्लैक अफ्रीकन्स जो रह रहे हैं उनके एरिया में एक सिंगल बंदा भी आपको जाता हुआ वाइट दिखाई नहीं देगा। आज के दिन भी बहुत ज़्यादा डेंजर है। ये सामने आप देख सकते हो, ये जो है इस पार्क का गेट है, ग्रीन पॉइंट पार्क का वेस्ट गेट। ऐसे गेट्स आपको इस पार्क के चारों तरफ दिखाई देंगे। इसी पार्क को मैंने अंदर से भी आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया था। इस साइड आपको गोल्फ कोर्स दिखेगा। तो ये पार्क के जो गेट है वो रात को बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी होमलेस बंदा जो है वो यहाँ पर इस पार्क के अंदर रात को रुके। दिन में अलाउड है होमलेस बंदे को, लेकिन रात को बिल्कुल भी यहाँ पर आना अलाउड नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है ये जो पार्क्स वगैरह है ये सब चीज़ें जो है वो अमीर लोगों के लिए बनाई गई है। और आपको बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर टहलते हुए भी दिखाई देंगे। तो ये रियलिटी है केप टाउन की, जो कि आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके बाहर आप निकलोगे तो सुंदर सुंदर आपको अपार्टमेंट्स वगैरह सब चीज़ें जो है देखने को मिलेगी। मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ सामने जो लाइट हाउस आप देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा पुराना लाइट हाउस है, पोर्तुगीज़ के टाइम का बना हुआ है। तो चलते हैं, सी पॉइंट भी आपको दिख जाएगा वहाँ से। और सी पॉइंट के सामने आपको ऐसी बड़ी बड़े हाउसिंग बिल्डिंग्स दिखेगी, जिनके अंदर बहुत सुंदर सुंदर नीचे रेस्टोरेंट दिखेंगे और ऊपर जो है अमीर लोग आपको रहते दिखाई देंगे। ये है साउथ अफ्रीका केप टाउन सिटी, जो कि स्पेसिफ़िकली अंग्रेज़ों के द्वारा बिल्ड की गई थी और अंग्रेज़ों के लिए बिल्ड की गई थी। ये एक ऐसी प्लेस आप समझ लो जहाँ पर गोरे गए और उन्होंने लोकल लोगों को निकाल कर और जो है अपने रहने के लिए जगह बना दी। जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका एक तरीके से जो अमेरिकन इंडियन हुआ करते थे उनकी जगह थी, वो इंडिजीनियस लोग थे। लेकिन आजकल आपको एक बंदा भी नहीं दिखेगा। तो वही यहाँ पर करने की कोशिश की थी अंग्रेज़ों ने कि सारे काले लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाए और गोरे लोग यहाँ पर रहने लग जाए। और आज के दिन भी बहुत सारे गोरे लोग रहते हैं और सारे के सारे आपको अमीर दिखेंगे। एक बंदा भी जो है सिंगल बंदा आपको गरीब वगैरह दिखाई नहीं देगा यहाँ पर इस एरिया के अंदर, केप टाउन के अंदर। कुछ एरियाज़ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है, नेबरहुड बहुत अलग है, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ वगैरह में मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि यूरोपियंस जो लोग थे वो अलग अलग देशों में गए, जहाँ जहाँ उनको जगह पसंद आई वहाँ के लोकल लोगों को उन्होंने निकाल दिया और ख़ुद रहना शुरू कर दिया। ये साउथ अफ्रीका उसी का एक वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल है। जैसे कि अमेरिका मान लो आप, तो अमेरिका को भी उन्होंने ऐसा ही किया। कनाडा जो है वो भी ऐसा ही किया, लोकल जो लोग थे कनाडा के उनको वहाँ से निकाल दिया और वहाँ पर गोरे लोग आकर बस गए। और वहाँ से जो है कम्प्लीटली उन्होंने वैनिश कर दिया इंडिजीनियस लोगों को। लेकिन केप टाउन के अंदर जो है वो ऐसा नहीं कर पाए। सिर्फ ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, आप ये समझ सकते हो। तो चलिए अभी सामने चलते हैं और आपको सी शोर जो है दिखाते हैं कि केप टाउन का सी शोर जो है कैसा दिखता है। फाइनली जो है मैं समुंदर के किनारे पहुंच गया हूं। देख सकते हो समुंदर के किनारे यहाँ पर ऐसी मरीन ड्राइव जैसी बनी हुई है। इस साइड आप मेन रोड देखोगे, यहाँ पर जो है लोग पैदल घूम सकते हैं, साइकिलिंग। और सामने बहुत ही बड़ा सा पार्क बना हुआ है, आप देख सकते हो। लोग अपने कुत्तों को लेकर आते हैं यहाँ पर, बिल्ली वगैरह को, सब अपने जानवर को अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ शाम को यहाँ पर काफ़ी लोग आपको दिखाई देते हैं। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना आप, ये जो जितना भी एरिया सामने आप देख रहे हो ना, ये स्पेसिफिकली रिच वाइट लोगों के लिए है। आज के दिन भी और पुराने समय में भी 1994 से पहले भी जो है ये रिच लोगों का एरिया हुआ करता था। आपने पूरी हिस्ट्री समझ ली है तो थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। देखो मैं रिकॉर्डिंग चालू रखता हूँ, आप देखते रहो कि कितनी देर के अंदर आपको एक ब्लैक पर्सन यहाँ से गुजरता हुआ दिखाई देगा। मतलब बहुत सी जगह आज के दिन भी ऐसी है जहाँ पर बड़ी मुश्किल से कोई ब्लैक पर्सन इंजॉय करता हुआ दिखाई देगा। इस एरिया के अंदर कोई ब्लैक पर्सन दिखेगा भी, वो भी बहुत ज़्यादा रिच होगा, इसीलिए जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा।
क्योंकि मैं आपको सोसाइटी जो है केप टाउन का जो सेटअप है सोसाइटी का वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर देता हूँ। क्योंकि पुराने समय में जो वाइट लोग थे उन्हीं को ऊपर पावर में बैठने का ऑप्शन था, उन्हीं को बिज़नेस करने का ऑप्शन था यहाँ पर, और ब्लैक या फिर कलर्ड या फिर इंडियन जो लोग थे उनको बिज़नेस करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और अलाउड भी नहीं था उनको बिज़नेस करना, और एरिया में भी आना अलाउड नहीं था। तो आप सोच के देखो कि बहुत सारे समय तक, मतलब डच के टाइम, फिर ब्रिटिशर्स के टाइम, लगभग 500-600 सालों से वाइट लोगों ने यहाँ पर राज किया है। और जितने भी वाइट लोग दिखेंगे उनके पास बहुत सारा पैसा था, और जो ब्लैक लोग थे और यहाँ के जो लोकल इंडिजीनियस लोग थे उनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। तो इसीलिए आज के दिन भी अगर कोई वाइट फैमिली में एक बंदा पैदा होता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि उसके पास पैदाइशी इतने ऑप्शन हैं। और दूसरे जो लोग पैदा हो रहे हैं ब्लैक कम्युनिटी के अंदर, उनके पास पहले से खुद को सर्वाइव करने के लिए नहीं है ऑप्शन, तो बच्चों को कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। सेम जैसे कि मैंने आपको इंडिया का कास्ट सिस्टम दिखाया था, जैसे जो हायर कास्ट के लोग थे उनके पास पहले से ही पैसा था, उनके बच्चे जो है अच्छी एजुकेशन लेते थे, तो इसीलिए उनकी फैमिली जो है वो पीछे नहीं जाती थी, हमेशा उससे आगे ही बढ़ती थी। लेकिन जो लोग लोअर कास्ट के इंडिया में थे उनकी फैमिली पहले से ही पीछे है, तो आगे बढ़ ही नहीं पाती थी। वो एक साइकिल में घूमती रहती है कि एक बंदा पैदा होता है, वो अपने सर्वाइवल के लिए सारी ज़िंदगी घूमता रहता है, बस सिर्फ उसको इतना पैसा मिल जाता है कि वो सिर्फ सर्वाइव कर पाता है, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, वो भी उसी साइकिल में चलते रहते हैं। और ये जो है रियलिटी है केप टाउन की। अभी तक मैंने केप टाउन ही विज़िट किया है, तो बाकी वीडियोस आपको दिखाएंगे, बाकी शहर भी आपको दिखाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको सच में रियलिटी दिखा पाऊँ। अभी आपको यहाँ पर बहुत सेफ्टी दिखाई देती है, मैं बिल्कुल आराम से हर जगह घूम सकता हूँ, लेकिन रात को अंधेरा होने के बाद जो है कोई भी बंदा मुझे स्ट्रीट पे मिलेगा, सब ये बोलेंगे कि ये बहुत डेंजरस है, आप चले जाओ। तो चलिए, ये जो है अपनी पहली फर्स्ट इम्प्रेशन जो है मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। जो इतना सुंदर जो आपको चीज़ें दिखती है वो असलियत में है नहीं, ये लोगों को मार कर या फिर लोगों को दबा कर जो है ये बिल्डिंग्स खड़ी की गई है। बहुत जो दर्द है लोगों का इन बिल्डिंग्स के पीछे, जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो वो आपको दिखेगा। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करना, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आप क्या चाहते हो और देखना साउथ अफ्रीका के अंदर, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।